हेलो बच्चों, तो एक बच्चे का कमेंट था, सर कुछ पढ़ाया तो है नहीं आपने, है ना। इतने टॉपिक मैंने बताया आपको, आपने पढ़ाया नहीं। कम से कम एक एमसीक्यू का दे दो लास्ट चलते चलते, हैं। तो वो बेटा मैंने बताया ना, आज भी हमें कॉलेज जाना पड़ता है बेटा। इतने कम समय में तो बहुत मैंने दे दिया, कम नहीं दिया मैंने। बस ये है, समझने की बात है खाली। बस ये है फर्क कि तुम्हारे जैसे बच्चे मुझसे जुड़े थोड़ा देर से। यही तुम बेटा 1 महीने पहले अगर मुझसे जुड़े होते और इस तरह से तुम कहते, क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर आती, सर ये चैप्टर पढ़ना, ये चैप्टर पढ़ना, ये चैप्टर पढ़ना, बिलीव करो 1.5-2 महीने में तो मैं पूरा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट खत्म कर देता। लेकिन जो लोग भी जुड़े थे, मैं नहीं कहता, उन्होंने कभी इस बात की डिमांड ही नहीं की बेटा। समस्या यही आई। अब एग्जाम टाइम पे सब कुछ खत्म कर देना, भाई हर बच्चे की डिमांड, ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। मुझे तो सबको साथ लेके चलना है ना, राइट। तो खैर, आपने एमसीक्यू को लिखा, एमसीक्यू में दे रहा हूं, ठीक। सारे एमसीक्यू देखो, 14-15 वीडियो हो चुके हैं एमसीक्यू के। मैं नहीं कहता कि सब कुछ देख के जाना, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है अपने चैनल पे वो पढ़ के जाना, सब कुछ मिलेगा एग्जाम में, ठीक। चलो भाई, सोर्स ऑफ विटामिन B2 की बात करें। क्या होता है भाई B2 का सोर्स ऑफ विटामिन B2? बोलो भाई, व्हाट इज। ये सब क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में मिलेंगे। वेयर इज द पॉइंटर? हाँ, सोर्स ऑफ विटामिन B2 क्या है भाई? मिल्क में मिलता है, वेजिटेबल में मिलता है, मीट में मिलता है, किसमें मिलता है? तो भाई ये सभी जगह देखो, मीट ऐसी चीज जो सब कुछ मिलता है, संपूर्ण आहार। मिल्क ऐसी चीज संपूर्ण आहार। ग्रीन वेजिटेबल संपूर्ण आहार। तो इसका मतलब सिर्फ B2 नहीं, B12 की भी बात की जाती, समझे। इवन कुछ भी मान लो, विटामिन डी की बात कर लो, विटामिन ए की बात कर लो, विटामिन सी की बात करो, कुछ भी बात करो। ये जो एग्जांपल्स हैं इतने परफेक्ट हैं कि सबके लिए कॉमन है, सब कुछ मिलता है। मीट में भी सब मिलेगा, मिल्क में भी सब मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी मिलेगा, ठीक। तो बहुत रिच सोर्स है विटामिन B2 के, राइट। तो डी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट बात करें, इन विच विटामिन कोबाल्ट फाउंड। बताओ भाई, कोबाल्ट किसमें मिलता है? विटामिन ए में, विटामिन B2 में, विटामिन B12 में, विटामिन B6 में। कोबाल्ट किस में मिलता है? क्वेश्चन सोचो। बच्चों का कहना था ड्रग अब्यूज पढ़ा दो, बिल्कुल बात सही है। 2-4 दिन होते तो मैं वो भी पढ़ा देता हूं। नेशनल प्रोग्राम्स पढ़ा दो। हर चैप्टर की तो डिमांड करके रखे हो, मेरे सामने भी तो समस्या पैदा कर देते हो। पता लगा 6 चैप्टर हैं, 6 बच्चों ने लिख रखा है, सर न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला पढ़ा दीजिए, न्यूट्रिशनल हेल्थ वाला पढ़ा दीजिए, नेशनल प्रोग्राम वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, वो चैप्टर पढ़ा रहे। सर तो एक है बेटा। बस ये है कि आपको चैनल के बारे में देर से पता चला, ये पहले। अब तो चलो सब जुड़ गए ना, इसीलिए मैं कहता हूं साथियों को और जोड़ो, जिसकी जो डिमांड है। सेकेंड ईयर में पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक, पहले सब्जेक्ट से लेके 6वें सब्जेक्ट तक सब कुछ पढ़ लेना, कुछ मत छोड़ना, ठीक। मतलब एग्जाम के 3-4 महीने पहले, 3-4 महीने पहले हर सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लाइव टेस्ट सीरीज शुरू होंगी और सब कुछ होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। फ्री ऑफ। बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र के जुड़े हैं, सर फीस क्या लगेगी? बेटा कोई फीस नहीं लगेगी, सब फ्री। बस एक ही डिमांड रहती है मेरी, फीस नहीं, सिर्फ एक, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर भी फ्री में पढ़ो। मैं ये थोड़ी मना थोड़ी करता हूं मत पढ़ो, फ्री में पढ़ो। इसलिए मैंने चैनल ही ओपन कर रखा और ये ओपन ही रहेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक। तो हाँ, इन विच विटामिन कोबाल्ट फाउंड। कोबाल्ट किसमें होता है? याद करो, विटामिन B12 का नाम क्या है भाई? क्या नाम है? साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन, राइट। तो किसमें होगा? विटामिन B12 में कोबाल्ट होगा। कोबाल्ट, कोबालामिन मींस कोबाल्ट, राइट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following vitamin serve as a hormone receptors? हार्मोन रिसेप्टर्स का प्रिकर्सर, सर प्रिकर्सर की तरह काम करता है, कौन सा? बताओ भाई। Which of the following vitamin serve as or precursor as a hormone receptor? विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K। ध्यान से देखो, अगर विटामिन D अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर, और ये बहुत सारे ऐसे
ड्रग्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं जिनका प्रिकर्सर का काम करता है कौन? विटामिन डी। ठीक, नेक्स्ट है द लीडिंग कॉज ऑफ पुअर हेल्थ ग्लोबली। पुअर हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा रीजन बड़ा कौन सा है? स्मोकिंग गरीबी का कारण है क्या? सैनिटाइजेशन, पुअर हेल्थ का कारण स्मोकिंग या सैनिटाइजेशन या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या पॉवर्टी? कुछ है? आप कहोगे पॉवर्टी क्या है? नाम सुना है? बिलो पॉवर्टी लिमिट, गरीबी रेखा के नीचे। दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है, सबसे बड़ी बीमारी गरीबी है। तो चाहे पुअर हेल्थ हो, भाई जब पैसे ही नहीं है तो अच्छी हेल्थ कैसे होगी? ठीक, बहुत सारे बच्चे दौड़ के उछल के सैनिटाइजेशन पे क्लिक करके चले आते हैं। इसलिए कहते हैं चारों ऑप्शन को पढ़ो और देखो क्या है भाई। पॉवर्टी, गरीबी ही बीमारी है, सबसे पहले उससे बचो। और आज की डेट में अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, मैं ये नहीं कहता कि टाटा अंबानी बन जाओगे, लेकिन आने वाली जनरेशन को अच्छी लाइफ स्टाइल दे पाओगे अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक, कभी देखो आज की डेट में पढ़ जरूर रहे हो आप, लेकिन मुर्दा इंसानों की तरह पढ़ रहे हो। आज भी आपको अपने डी फॉर्म के बाद क्या क्या कर सकते हो या कौन कौन सी लाइनें हैं जाने के लिए बहुतों को नहीं पता। लोग कहेंगे क्या मेडिकल स्टोर खोल लेंगे, इंडस्ट्री में तो अपना कुछ है नहीं, मार्केटिंग में कुछ खास है नहीं। कहने का मतलब कहां पे क्या सैलरी पैकेज है, कौन कौन सी लाइनें हैं डिप्लोमा के बाद, पता ही नहीं है। एटलीस्ट अपनी फील्ड के बारे में जानकारी रखो। खैर कभी मिलेंगे तो पॉवर्टी है सी ऑप्शन। लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज किलर ग्लोबली इन 2001। 2001 में सबसे लीडिंग, सबसे बड़ी इन्फेक्शियस किलर डिजीज जिसमें बहुत लोग मरे थे वो कौन सी थी? जैसे अभी पिछले 2 साल की बात कर लिया तो कोविड, उसी तरह 2001 में बहुत सारी बीमारियां थी। डायरिया भी थी, HIV भी था, TB भी था, रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी थी। लेकिन लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज किलर ग्लोबली इन 2001 में कौन सी थी? बीमारी सब रहती हैं, लेकिन उस वक्त सबसे जो बड़ी बीमारी थी वो थी रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जो सबसे ज्यादा लोग मरे थे इससे। जैसे कोविड में भी यही था, राइट। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड टू ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन, ठीक, खाते ही जा रहे हैं। क्या है भाई? ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। टाइप 2 डायबिटीज लाइफस्टाइल वाली डायबिटीज है ये, है ना, तो लाइफस्टाइल वाली डायबिटीज भी हो जाएगी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो ओवर न्यूट्रिशन करोगे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? प्लेक फॉर्मेशन, एथ्रोमा, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, दुनिया भर की बीमारियां। ठीक, तो सही क्या है? ऑल, यानी ये सारी चीजें क्या है भाई? ओवर न्यूट्रिशन। जरूरत से ज्यादा अगर आपने न्यूट्रिशन ले लिया तो भी खतरनाक। कहते हैं प्रोटीन बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, लिमिट से ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो किडनी खराब हो जाएगी। बात समझे? क्यों? क्योंकि किडनी का काम क्या है? यूरिन एक्सक्रीशन का। और प्रोटीन में क्या होता है? अमीनो एसिड, बाद में कीटोन बॉडीज बना लेगा। कहां से जाएगा? किडनी से। ज्यादा एसिड निकालोगे छन्नी गल जाएगी, किडनी कोलैप्स। तो खाली प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं, लिमिट। इसीलिए कहते हैं बैलेंस डाइट, नहीं तो क्यों कह दे लोग, कहे ना खाओ भाई प्रोटीन डाइट। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड। कौन सी इरेडिकेटेड? मतलब ब्रह्मांड से खत्म, यूनिवर्स से ये डिजीज खत्म हो गई, है ही नहीं अब, है ना। एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। खैर, तो इरेडिकेटेड भाई कौन सी डिजीज हो गई? स्मॉल पॉक्स, पोलियो, रिंडरपेस्ट। तो ये डिजीज तो खैर बहुत पहले ही इरेडिकेट हो गई थी। पोलियो भी लास्ट वेस्ट बंगाल में मैंने बताया था, मिला था इसका केस। स्मॉल पॉक्स भी अब सुनाई नहीं देता, है ना। तो कुल मिला के सारी डिजीज कैसे हो गई? इरेडिकेट हो गई हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ काइंड ऑफ इंजरी और डैमेज विच रिजल्ट इन द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ ऑल नियर बाई सेल इन द टिश्यू। ठीक, अभी क्या है
कि किसी तरह की इंजरी या डैमेज जिसका रिजल्ट क्या है, प्रीमेच्योर डेथ। प्रीमेच्योर डेथ, कोई मान लिया हार्ट का केस ले लो, ये ब्लड की कोरोनरी आर्टरी है, ठीक, यहां पे बहुत सारी मसल्स हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए। अब यहां पे कोई इंजरी हो गई, ब्लड क्लॉट हो गया और क्या है, ब्लड सप्लाई आगे नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो क्या हो जाएंगी, पहले ही मर जाएंगे अपनी उम्र से पहले। प्रीमेच्योर डेथ मींस उम्र के पहले ही निकल लिए, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे नेक्रोसिस। एक टर्म आता है नेक्रोसिस, सेल डेथ, प्रीमेच्योर सेल डेथ, ठीक, बीमार होके मर गई। नेक्स्ट है, विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रंस में ब्लाइंडनेस किस कॉज से हो रहा है भाई, कैटरैक्ट से, कलर ब्लाइंडनेस से, ग्लाउकोमा, विटामिन ए डिफिशियंसी। तो ब्लाइंडनेस के लिए अगर बात करें तो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा विटामिन ए। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से आज की डेट में बच्चे क्या हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ब्लाइंडनेस का शिकार हो रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी कॉज बेरी-बेरी। बेरी-बेरी रोग किस विटामिन के, क्या किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, विटामिन B2, B12, B1 या B6, बताओ भाई। बेरी-बेरी रोग किससे होता है भाई, विटामिन B1 की डिफिशियंसी से, जिसको क्या बोलते हैं भाई, थियामिन, थियामिन की डिफिशियंसी, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ए वोमेन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेज में कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी या फोलिक एसिड, बताओ भाई। मोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देखा होगा आपने जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, या सुना होगा डॉक्टर्स के पास जाओ तो डॉक्टर सबसे पहले फोलिक एसिड, खून की कमी नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी तक जो खून सिर्फ फीमेल की बॉडी में था अब वो बट गया, वही खून पहुंच गया फीटस की बॉडी में। जो भी न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं फीमेल में, वही न्यूट्रिएंट्स फिल्टर होके फीटस की बॉडी में, तो फोलिक एसिड, आयरन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड कंट्रोल स्ट्रेटजी फॉर टीबी इज। टीबी के लिए कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या बनाई थी भाई, जीन थेरेपी बनाई थी, मॉर्फिन बनाई थी, या डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जिसका, बताओ भाई। टीबी के लिए देखो, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट लिखा तो समझ में नहीं आ रहा है, समझ में कैसे आएगा, अगर हम लिख दें डॉट्स। डॉट्स किसके लिए रिकमेंड किया गया था, आप समझ में आए, टीवी पे भी ऐड देखा होगा, टीवी पे देखा होगा टीबी के बारे में, देखा ना, टीवी टेलीविजन पे देखा होगा, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, कि गवर्नमेंट ने डॉट्स के प्रोग्राम चलाए हैं। उस डॉट्स को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। पहले क्या होता था, टीबी के 2-2 साल कोर्स चला करते थे, 2-2 साल दवाएं चला करती थी, और बीच में एक दिन का भी ब्रेक कर दिया आपने तो दवाएं फिर से चालू हो जाती थी, समझे, इसीलिए डॉट्स शॉर्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट है, NLEP वॉज लॉन्च इन इंडिया, सिर्फ इतने लिखा रहेगा NLEP, ये तो मैंने बोल दिया कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेटेड प्रोग्राम। NLEP का फुल फॉर्म, नेशनल प्रोग्राम में बेटा अगर शॉर्ट फॉर्म दिया तो फंस जाओगे। अगर शुरू में ही डिमांड किया तो नेशनल प्रोग्राम, तो मैं नेशनल प्रोग्राम पढ़ा देता, कोई बड़ी चीज नहीं है ना, 2 दिन चाहिए, लेकिन टाइम इतना कम है, तुम लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा है, इसलिए कंफ्यूज, कुछ नहीं, चलो खैर। NLEP क्या बोलेंगे इसको, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेटेड प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, बताओ भाई। 1995 में, 1985 में, 1983 में, या नन, कुछ नहीं, सब बेकार। NLEP नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1983 में लॉन्च किया गया था, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, वैक्सीन अंडर UIP। अब देखो इतना लिखा रहेगा UIP का मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखो एब्रीविएशन में फंस जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं। एब्रीविएशन अगर एग्जाम में आया तो खोपड़ी पकड़ लोगे। अब बताओ, मैं सिर्फ इतना लिखता
वैक्सीन अंडर यूआईपी, खोजते रहो क्या है यूआईपी। लिख दिया मैंने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हाँ भाई अब समझ में आ गया। तो आपको पता है बीसीजी भी इम्यूनाइजेशन में आता है, ओरल पोलियो वायरस का भी आता है इम्यूनाइजेशन में, डीपीटी की भी वैक्सीन में भी आती है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, यानी हमारा डी ऑप्शन सही। देखो अगर चीज आपको पता है, कहते ना क्वेश्चन, कुछ बच्चे कहते बड़ा आसान आया था क्वेश्चन पेपर, कुछ कहते बड़ा कठिन आया था। तो आसान और कठिन होता क्या है, कभी सोचा है? आसान और कठिन के बीच में एक ही डेफिनेशन होती है। आसान है आप पढ़ के गए हो इसलिए आपको आता है तो वो आपके लिए आसान है, जो आप छोड़ के गए हो अगर वो आ गया तो वो आपके लिए कठिन है। और आसान और कठिन कुछ नहीं होता, आप जो पढ़ के गए हो एग्जाम में मिल गया आपके लिए बहुत आसान पेपर है। आप जो छोड़ के गए अरे यार ये तो नहीं आएगा, तो ये आपके लिए बहुत कठिन है, राइट। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मींस यूआईपी लिखा है, वैक्सीन अंडर यूआईपी, सोचे रहो, खुद जाओ खोपड़ी। जहां पता चल गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, अच्छा ये है, गुड। बीसीजी का भी इंजेक्शन लगवाया हमने, तो डीपीटी का भी लगाया, ओपीवी का भी लगाया, हाँ भाई ऑल सही, करेक्ट। इसलिए क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना। नेक्स्ट है इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है भाई? बैलेंस डाइट है, सोना है, रेस्ट करना, एक्सरसाइज। क्या हो सकता भाई? अब देखो सोचने वाला है, बोथ हो दिख रहा होता तो सर बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज पे टिक कर देते, रेस्ट तो हो नहीं सकता। ऑल ऑप्शन लिखा है, ऑल भी नहीं है, अब क्या करोगे? इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ, बैलेंस डाइट होता है, एक्सरसाइज वो भी होता है। ज्यादा कौन सा अप्रोप्रिएट लग रहा है? ज्यादा अप्रोप्रिएट तो सर बैलेंस डाइट लग रहा है, बैलेंस डाइट टिक कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये बताओ, खाली एक्सरसाइज करोगे, खाओगे नहीं, सोओगे नहीं, अगर नहीं सोओगे तो गुड हेल्थ हो जाएगी क्या? रेस्ट भी पार्ट, एसेंशियल पार्ट है मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। रेस्ट इज ऑल्सो अ वेरी एसेंशियल पार्ट। कहते हैं ना साउंड स्लीप 6 घंटे की लेनी बहुत जरूरी है। ना सो, जगते रहो, खूब खाओ बैलेंस डाइट, खूब जिम में जो है हड्डियां तोड़ो, रेस्ट ना करो, गुड हेल्थ होगी? मुझे तो नहीं लगता, राइट। यानी क्या है? ऑल ऑप्शन, राइट। देखो कॉन्सेप्ट चेंज करो, अपना सोचने का नजरिया। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते सर फालतू फालतू की बात मत बताया करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो और वीडियो खत्म करो, है ना। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर फालतू की बात बहुत। बेटा लेकिन देखो हर आदमी का पढ़ाने का अपना स्टाइल होता है, मेरा अपना है, इसीलिए मैं फीस नहीं लेता। एक बार मैं आपसे फीस ले लूं तब तो आप कह सकते हो नहीं सर मजा नहीं आ रहा, अगली बार कोई सब्सक्रिप्शन ले लूंगा, चक्कर ही खत्म। क्योंकि मुझे मालूम है मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, कोई फीस नहीं, समाज सेवा, हर आदमी फ्री में पढ़ो। जो मैं पढ़ा देता हूं, चाहे ऑफलाइन कोचिंग लेने जाओ चाहे ऑनलाइन, कोई फ्री में पढ़ाए तो बताना मुझे, ठीक। खैर बता रहा हूं जस्ट, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं सर बहुत बकवास करते हो, प्लीज स्टॉप दिस, है ना। तो मैं स्टॉप नहीं कर सकता, करो कमेंट जितना करना है, समझ गए। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ। मेरा क्या है देखो, इंटरटेन करके आराम से पढ़ाने का इरादा है। सेकेंड ईयर में ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले ही बता रहा हूं भाई, जिसको जुड़ना है खुशी से जुड़ो, ऐसे ही पढ़ेंगे हर एक चीज समझ समझ के, कोई बोरिंग स्टडी नहीं। हाँ भाई, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ। अब रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ के लिए भाई और कौन फैक्टर है? सोशल सपोर्ट सिस्टम, जेनेटिक इनहेरिटेंस और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सारे के सारे फैक्टर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो आपके आसपास का है वो भी अच्छी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोशल सपोर्ट सिस्टम, आसपास के जो लोग हैं आपके मिलने वाले, ठीक। दूसरा जेनेटिक इनहेरिटेंस, कई बार बहुत सारी डिजीज जेनेटिकली आ जाती हैं, जिनकी वजह से मींस आपकी उसमें कोई गलती नहीं, ठीक। आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है, मींस आपके जो पास्ट हैं, एंसेस्टर्स वगैरह हैं, उनकी में जो कमियां थी वो आप में डेवलप हो गई। तो कुल मिला के क्या है आंसर भाई? डी वाला सही है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन बहुत रिस्पॉन्सिबल है भाई? विटामिन ए, डी, सी, के। जाहिर सी बात है क्लॉटिंग फैक्टर किससे? विटामिन के से, यानी डी ऑप्शन सही है भी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ नियासिन, कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ नियासिन, स्कर्वी, रिकेट्स, पेलेग्रा। तो नियासिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? पेलेग्रा डिजीज होती है। कौन सी? पेलेग्रा, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम? चीज, मिल्क, फिश, चीज, मिल्क, फिश या ऑल। तो कुल मिला के ये सभी क्या है? रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज? इसमें से कौन सी वायरल डिजीज है? एंथ्रेक्स, टाइफाइड, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स। बताओ भाई, एंथ्रेक्स कैसी है? बैक्टीरिया या वायरस? टाइफाइड बैक्टीरिया वायरस, कॉलेरा बैक्टीरिया वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरल, राइट। तो क्या ऑप्शन सही है हमारा भाई? वायरस। स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज है, बाकी एंथ्रेक्स, टाइफाइड, कॉलेरा बैक्टीरियल डिजीज है। तो याद रहे बैक्टीरियल डिजीज कौन सी? इस तरह के क्वेश्चन में भी फंसोगे मुझे पता है। एंथ्रेक्स, टाइफाइड, कॉलेरा बैक्टीरियल डिजीज, स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज? अब बताओ इसमें बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है? प्लेग, डिप्थीरिया, टिटेनस। तो प्लेग, बैक्टीरिया, डिप्थीरिया और टिटेनस, ये सभी क्या है भाई? हमारी बैक्टीरियल डिजीज है। अब विच इज नॉट बैक्टीरियल डिजीज? इसमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी नहीं है? पर्ट्यूसिस, मेनिंजियोकोकल, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी। तो पर्ट्यूसिस, मेनिंजियोकोकल और ट्यूबरकुलोसिस ये तीनों है बैक्टीरियल डिजीज। एक बची कौन? हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस कैसी है? ये है वायरल डिजीज, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। टॉक्साइड टाइप ऑफ वैक्सीन, टॉक्साइड टाइप वैक्सीन कौन सी है? नाम सुना होगा, टिटेनस टॉक्साइड, डिप्थीरिया टॉक्साइड। तो डिप्थीरिया और टिटेनस ये दोनों टॉक्साइड। अब ये टॉक्साइड क्या होता है? इसके लिए फार्मास्यूटिक्स में मैंने टॉक्साइड, सीरा, वैक्सीन तीनों में डिफरेंस बता रखा है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जिसने भी पढ़ा होगा, ठीक। तो ये कुल मिलाकर दोनों क्या है? टॉक्साइड टाइप वैक्सीन है। नेक्स्ट बात करें, हाँ, इनबॉर्न इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडॉप्टिव इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, या इसमें से कुछ नहीं। तो इनबॉर्न इम्यूनिटी को ही बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी जब हम पैदा होते हैं तो लेके आते हैं अपने आप, बिना किसी मेहनत के, सोते सोते आराम से, ठीक, ये हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। ओके, तो इसको बोलते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी या इन्नेट इम्यूनिटी, यानी डी ऑप्शन सही है। इसी के साथ ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे ने कहा, तो भाई हमने कहा चलो ये तो बना ही देने, गुस्सा आ जाएगा, तो गुस्सा नहीं प्लीज यार है। ओके, तो ठीक, पढ़ाई करो और कल के लिए सुपर ऑल द बेस्ट, बाय।